चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा 51 है वो क्या कह रहा है कि आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, या समकालीन राजनीतिक परिदृश्य की समस्या है, या राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता के बारे में बताया गया है, या इसमें दाम्पत्य संबंध का जो विघटन हुआ है उसके विषय में बताया गया है। अगर आपने आपका बंटी उपन्यास पढ़ा होगा तो आपको जाहिर तौर पर पता होगा कि जो आपका बंटी जो उपन्यास है वो मनु भंडारी ने जो दंपत्ति तलाक ले लेते हैं उनके बाद उनके बच्चों पर क्या बीतती है, क्या मनोस्थिति रहती है, तो उस पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए और डी, यानी कि तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, और दूसरा क्या है, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तीसरा, यानी कि ए और डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जिंदगी नामा उपन्यास में क्या बात कही गई है। तो 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति का चित्रण है इसमें, या परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया गया है। विवाहित संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो अगर आपने जिंदगी नामा उपन्यास पढ़ा होगा तो उसमें क्या क्या प्रतिपाद्य रहे, क्या क्या मुख्य विषय रहे जिसको लेकर जो लेखिका है उन्होंने ये इस उपन्यास को लिखा। तो इसमें पहला तो यही है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण मिलता है। ठीक है, और दूसरा आपके इसमें आएगा इसमें परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 52 का ए, यानी कि 1। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। बाणभट्टी की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। अब जो बाणभट्टी की जो आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा तो इसमें कौन कौन से पात्र हैं। अगर आपने पात्रों को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप आंसर क्या है जल्दी दे दोगे। तो इसमें क्या है, आपके राजकुमारी चंद्रदिति या सुचरिता पत्रलेखा ऋतंभरा, तो इसमें कौन सी आएंगे, तो इसमें आएगा आपका ए और बी। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है। अब देखिए गोदान उपन्यास जो है वो 1936 में किसने लिखा, मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, तो इस उपन्यास में क्या है, जो कृषक जीवन है उसकी प्रताड़नाओं के बारे में लिखा, क्या स्थिति रहती है, उनके जीवन किस प्रकार बीतता है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो उस विषय पे क्या है, ये आपका गोदान उपन्यास लिखा हुआ है, जहाँ एक तरफ ये आपके गांव को परिवेश को दिखाता है, किसान जीवन के परिवेश को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, गोदान में शहरी जीवन में कैसे भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में दिखाता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो आपका गोदान उपन्यास है उनमें कौन कौन से गाँव का नाम लिया गया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें सेमरी और बेलारी यही तो है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो अगर आपने परिंदे कहानी पढ़ी है तो आप बता सकते हैं इसमें कौन से पात्र हैं, मुखर्जी हैं या रामधन है या मिस्टर ह्यूवर्ट हैं। तो कौन है आपके परिंदे कहानी में, आपके डॉक्टर मुखर्जी हैं और कौन है, मिस्टर ह्यूवर्ट हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी डी, यानी कि तीसरा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। अब जो कमलेश्वर के कौन कौन से कहानी संग्रह हैं तो उनके बारे में बताना है इसमें। तो आपने राजा निर्वंशिया कहानी तो पढ़ी होगी, जो राजा निर्वंशिया है वो कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो एक तो आपका यही आ जाएगा, दूसरा आएगा कस्बे का आदमी। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी और डी, यानी कि दूसरा। ठीक है, चलते हैं आगे। कमलेश्वर में ने नई कहानी के बारे में क्या कहा कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसमें विभिन्न स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है, या उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति के मन में राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। तो इनमें से कमलेश्वर ने कौन कौन से कथन किए हैं उसके बारे में देखेंगे। पहली बात तो उन्होंने यही कही कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को बहन करने वाला व्यक्ति। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तीसरा, यानी कि ए और सी। ठीक है, चलते हैं आगे। बकरी नाटक जो किसका है, आपके सर्वश्वदयाल सक्सेना का है। तो जो बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं,
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, इसके गीत साधारण कोटि के हैं, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से जो सही कथन है उनको हमें छांटना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ए सही होगा, और क्या है आपका डी सही होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4, ठीक है। क्योंकि ये जो बकरी नाटक है ये स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्या स्थिति रही उसके बारे में लिखा हुआ है, प्लस इसमें क्या नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। चलते हैं आगे। भारत हिंदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन से हैं, है ना। तो इनमें से हमें छांटना है। पहले आपके आएंगे पदम सिंह शर्मा हैं, काशीनाथ खत्री हैं, श्याम बिहारी शर्मा हैं या राधाचरण गोस्वामी हैं। तो इन लोगों में से हमें छांटना है कि कौन भारत हिंदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो इसमें से देखिए आपके काशीनाथ खत्री और आपके राधाचरण गोस्वामी ये भारत हिंदी युग के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका तीसरा। आगे चलें कि निम्नलिखित में से कौन सा ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं? जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह या मोहसिन। तो इसमें से कौन से पात्र नहीं हैं आपके? जुम्मन शेख और भजन सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका दूसरा सही। आगे चलते हैं। ध्रुव सामने के प्रतिपाद क्या है? तो स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम और सबके लिए नहीं है, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी ऐसाई नहीं होती, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु सम्मति समझकर अत्याचार ना करे, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो देखिए अगर आपने जो ध्रुव सामनी नाटक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बात कहने की कोशिश की गई है। तो इसमें देखिए स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या कहा गया कि स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, यानी कि चुनाव और निर्णय से स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है कि स्त्री को अपना मनपसंद विवाह करने की क्या है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये क्या है? इसका प्रतिपाद है किसके? ध्रुव सामनी नाटक का। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो मैंने आपको बताया कि ध्रुव सामनी के प्रतिपाद में आपके सी और डी ऑप्शन सही है। तो आपके किस में आ रहे हैं? तीसरे में आ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित हैं, तो कौन से खंड इसमें सम्मिलित हैं? तो देखिए माजुली सम्मिलित है या धरती का धनी सम्मिलित है, 20वीं सदी का वाणवट सम्मिलित है, बहता पानी निर्मला। तो इनमें से हमें छांटने हैं, ठीक है। तो इनमें से देखिए आपका माजुली और बहता पानी निर्मला ये सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन आपका 4 सही होगा। आगे चलते हैं। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। आधुनिक भावबोध की रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें वही द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। तो देखिए इसमें सही कथन बताना है हमें। तो इसमें आपका आएगा बी और सी, यानी कि यह आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और सी क्या कह रहा है ये कि इसमें क्या है? वही द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व के दोनों विकराल रूप मौजूद हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका दूसरा। आगे चलते हैं कि भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? कथन पढ़ लेते हैं। इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? कि यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और ये विचार प्रधान नाटक है। तो ऑप्शन आपका सही होगा ए, ठीक है, यानी कि 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? घनानंद ने वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्त सवयों की रचना की है। घनानंद के प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अविदा मूलक है। अब इसमें से मैं क्या सही कथन बताने हैं? तो पहला इसमें सही जाएगा आपके घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और सी कौन सा सही होगा आपका? घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। देखिए घनानंद ने जो रचनाएं की थी उनमें देखिए उन्होंने सुजान का नाम लिया है। सुजान उनकी कौन थी? प्रेमिका थी, है ना। तो सुजान से वो एक तरफ क्या अपनी प्रेमिका को भी संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या सुजान वो श्री कृष्ण को भी संबोधित कर रहे हैं,
ठीक है, वही बात की गई है इसमें कि घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, तो इसीलिए क्या है आपका दूसरा ऑप्शन सही जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए इसका क्या है, सूची एक का सूची 2 से हमें मिलान करना है ना। तो देखिए इसमें पहला आपका दिया राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राज्य भाषा समिति का सुझाव, राजभाषा अधिनियम, संकल्प आदि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो उसको हमें क्या है इसमें चुनना है। तो देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रपति आदेश का 4th, तो इसमें देखिए ए का आपका दूसरा बनेगा, बी का तीसरा आएगा, सी का चौथा आएगा और डी का पहला आएगा, यानी कि ए का दूसरा यानी कि 1955, ठीक है। उसके बाद बी का तीसरा यानी कि 1959, राजभाषा अधिनियम, चौथा 1963 और संकल्प 1968, ठीक है। तो इसमें आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आएगा। तो इसमें ऑप्शन मैंने पहले ही लगा दिया था, 4th ऑप्शन है इसमें। अब देखिए इसमें भी क्या है, सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो इसमें देखिए पात्र दिए गए हैं, तो सक्टार, महाराष्ट्री, धातुसेन, गोवर्धन दास, ये आपके किससे सम्मिलित हैं। तो जो आपका सक्टार है वो देखिए आपके क्या है, चंद्रगुप्त से सम्मिलित है, ठीक है, संबंध रखता है। आपका जो महाराष्ट्री है वो किससे संबंध रखता है, भारत दूरदर्शन से। और धातुसेन जो है वो आपके स्कंदगुप्त से संबंध रखता है, ठीक। और गोवर्धन दास आपका किससे संबंध रखता है, अंधेर नगरी से। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 4th, ठीक है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, सी का दूसरा और चौथे का पहला, ठीक है। चलते हैं आगे। इसमें भी देखिए हमें क्या सूची मिलानी है कि जो अंधेर नगरी और अंधा युग, द्रुपसामनी, आगरा विजय जो नाटक लिखे गए हैं उनका प्रतिपाद क्या है ना, वो किस विषय पे लिखे गए हैं, तो उनके बारे में भी क्या है सूची का मिलान करना है। तो देखिए अंधेर नगरी जो है आपका क्या है, प्रहसन है, ये किसने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो इसका आएगा तीसरा। जो आपका अंधा युग है ये आपका क्या है, गीति नाट्य है, ठीक है, ये आपका गीति नाट्य है। ध्रुपसामनी क्या है आपका, समस्या मूलक नाटक है, तो इसका आएगा दूसरा। आगरा विचार क्या है, लोक नाट्य शैली है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तीसरा, चौथा, दूसरा, एक। तो इसमें देखिए तीसरा, चौथा, दूसरा, एक, कौन सा ऑप्शन आपका, दूसरा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें भी सूची दी गई है, इसका भी हमें मिलान करना है। तो जो राजशेखर हैं तो उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की, अपने काव्य मीमांसा की, यानी कि 4th। भट्टनायक ने किसकी की, हृदय दर्पण की, यानी कि तीसरा। विश्वनाथ ने किसने की, साहित्य दर्पण की, यानी कि 1। अभिनव गुप्त ने किसकी की, अभिनव भारती की, यानी कि 2। तो चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही होगा इसमें, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है, कथन कहे गए हैं, तो ये किसके द्वारा कहे गए हैं उसके बारे में बताना है। तो चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवदा वाली और तीसरी है महिवालपुर वाली, ठीक। तो ये कथन आपका किसने कहा है, रुपन बाबू ने। तो ऑप्शन आएगा आपका ए का होगा दूसरा। रुपन बाबू किसमें है, आपके राग दरबारी उपन्यास में, ठीक है। किसने लिखा इसे, श्रीलाल शुक्ल ने। अब कब लिखा है इसे, 1968 में, ठीक है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। तो देखिए ये किसने कहा है, होरी ने। कौन सा उपन्यास है आपका, गोदान। गोदान कब लिखा गया, 1936 में, ठीक। उसके बाद देखिए सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो ये कथन किसने कहा, शेखर ने, है ना।
तो इसमें देखिए आएगा सी का चौथा। कौन सा उपन्यास है ये? शेखर एक जीवनी। ठीक है। समूचा आर्यवर्त रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है, ये कथन किसका है? लोरिक देव का, यानी कि डी का होगा तीसरा। तो आपका दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, तो ऑप्शन सही होगा आपका पहला। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें भी देखिए हमें मिलान करना है। तो देखिए जो लाला मदन मोहन हैं वो आपके किससे संबंध रखते हैं? आपके परीक्षा गुरु से, यानी कि ए का फोर्थ। राम कृष्ण बाबू हैं, ये किससे संबंध रखते हैं? मैला आंचल से, यानी कि एक। मंगल किससे संबंध रखते हैं? आपके गोदान से, यानी कि दूसरा। और जुबेर झूठा सच से, यानी कि तीसरा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? तीसरा। चलते हैं आगे। तो देखिए इसमें भी हमें मिलान करना है। आपकी कहानियाँ दी गई हैं और क्या हैं, उनके पात्र दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, जो आपका लहना सिंह है तो ए का आएगा 4। ठीक है। आपकी जो लतिका हैं वो इसका आएगा 2। सामनाथ हैं चीफ की दावत। ठीक है। और पीर बख्श किससे संबंधित है? आपके पर्दा से। ठीक है। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो ऑप्शन सही होगा चौथा। ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें भी सूचियाँ दी गई हैं और राइटर्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो देखिए कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, आत्मा की आंखें चुका भी नहीं मैं, हुकुर मुत्ता। तो इसमें देखिए कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ किसने लिखा? रघुवीर सहाय ने। तो ऑप्शन ए का क्या होगा? फोर्थ। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 1 बी का। चुका भी नहीं हूँ मैं, तो इसमें आप कहेंगे शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि सी का 3। कुकुर मुत्ता बहुत सरल, किसने लिखा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, तो इसका सही होगा दूसरा। तो चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, तो ऑप्शन सही होगा आपका पहला। ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है, पंक्तियाँ दी गई हैं। ठीक, तो ये पंक्तियाँ क्या प्रदर्शित कर रही हैं? ठीक है, तो उसके बारे में बताना है हमें। तो पहली पंक्ति जो है, कीर का प्रिय आज पिंजरा खोल दो। दूसरी पंक्ति क्या है? बीती बिभारी जागरी। तीसरी है, ये जो जमुना के से कछार, पंद फटे बिवाई के उधार। चौथी आपकी पंक्ति है, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। तो इसमें देखिए आपकी जो बी है, सॉरी आपका जो ए है उसका क्या होगा? दूसरा, यानी कि कीर का प्रिय आज पिंजरा खोल दो, ये किससे संबंधित है? आपके स्त्री जागृति से। तो ए का दूसरा। बीती बिभारी जागरी, तो ये किससे तो ये किसको दर्शा रही है? आपके जागरण गीत को, तो बी का पहला। ये जो जमुना के से कछार, पंद फटे विवाही के उधार, किससे संबंधित है? आपकी सामाजिक विसंगति से। समाज की विसंगति को तो प्रदर्शित कर रही है, तो आपका आएगा सी का चौथा। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, यानी कि जो कवि है उसने क्या लाइन बोली है कि जो जीवन है वो क्या है? पानी की धारा के समान है, यानी कि बहता चलता है, रुकता नहीं है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी जरूर होगी। तो इस कथन का तात्पर्य ये है। तो आपका देखिए इसमें क्या होगा? डी का तीसरा, यानी कि दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, तो ऑप्शन होगा आपका चौथा सही। आगे चलें। अब इसमें देखिए वर्ड दिए हुए हैं, एक तरफ उच्चारण स्थल दिए हुए हैं। अब हमें इनमें से देखना है। ठीक है, तो ओष्ठ, तो ओठ से जो होठ होते हैं, जब हम किसी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो होठों का प्रयोग किसमें होता है? तो
तो किस में होगा? पा। तो ए का दूसरा पा। दंत में तो ता था, तो क्या आएगा इसमें? ता। आपकी जीभ दांत से लग रही है ना, तो दंत होगा, तो बनेगा आपका ता, यानी कि बी का तीसरा। और कंठ में कहाँ जाएगा? जो आपके का वर्ग के जितने भी वर्ड आएंगे उसमें, तो उसमें देखिए आपका गा आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कंठ में आपका गा, तो चौथा। और तालु में आपका चा वर्ग। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तो दूसरा ठीक होगा। आगे चलें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। हार्नोस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो अब हमें इन्हें लगाना है। तो देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए आषाढ़ का एक दिन आएगा, फिर उसके बाद लहरों के राजहंस आएगा, फिर उसके बाद आपका आधे अधूरे आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? हार्नोस आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रकाशन के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का क्या है? सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। पहले आपका सी आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर आएगा ए। तो ऑप्शन सही होगा एक। ठीक है, आगे चलें। तो निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका भी सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो इसमें भी देखिए आपका पहला ऑप्शन ठीक होगा। तो पहले आपका रिपब्लिक आएगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या है? एसेंस, एसिएंट एंड मॉडर्न आएगा। उसके बाद क्या है? माइंड एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें कब समझ में आएंगी, कौन सी चीज़ कब पहले आएगी? जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है? तो बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूँ, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। तो देखिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका पंच परमेश्वर आएगा, उसके बाद आपकी बूढ़ी काकी आएगा, फिर आपका सवा सिर गेहूँ आएगा, उसके बाद क्या आपका? प्रेरणा आएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा? फोर्थ। ठीक है, चलते हैं आगे कि जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें हमें सही क्रम देना है। तो देखिए इसमें जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, उनका जन्म देखिए कब हुआ है? आपके 1865 में। ठीक है, जो आपके अध्यापक पूर्ण सिंह, उनका जन्म देखिए 1881 में हुआ है। और जो आपके रामदरस मिश्र हैं, उनका जन्म 1924 में हुआ है। विवेकी राय हैं, इनका जन्म भी क्या है? 1924 में हुआ है। तो इसमें देखिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका दूसरा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार शीला शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका मैं सही अनुक्रम लगाना है। तो इसमें इनका क्या है? पहला अनुक्रम सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका पहला पड़ाव आएगा, फिर आपका विश्रामपुर का संत आएगा, उसके बाद मकान आएगा, सोनी घाटी का सूरज भी क्या है? आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें देखिए आपका फोर्थ आएगा, जैसे कि इसमें राजश्री। ये कब वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले आपका राजश्री आएगा, उसके बाद आपका अजातशत्रु आएगा, उसके बाद आपका स्कंदगुप्त 1928 और ध्रुवस्वामिनी 1933। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका चौथा। चलते हैं आगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो वो भी हमें इसमें बताना है। तो इसमें देखिए आपका क्या है? पहले आपके मित्र मरजानी आएगी, उसके बाद आपका सूरजमुखी के अंधेरे के, ए लड़की, समय सरगम। ऑप्शन सही होगा आपका चौथा। चलते हैं आगे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें देखिए आपके जो स्वयंभू हैं वो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद आपके लुइप्पा आएंगे, पुष्पदंत आएंगे, हेमचंद्र आएंगे। तो ऑप्शन कौन सही होगा? आपका दूसरा। चलते हैं आगे कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम
बताइए। ठीक, तो इसमें देखिए जो आपका सी है चिंता, तो चिंता 1924 में प्रकाशित हुई। किसने की? अज्ञे ने। उसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा, ये तो आपको पता ही होगा, मुक्तिबोध ने 1964 में। उसके बाद क्या? संसद से सड़क तक, ये कब प्रकाशित हुई आपकी? 1972 में। कौन है? धूमिल राइटर इसकी। ठीक है। उदिता, ये कब प्रकाशित हुई आपकी? 1980 में। ठीक, तो किसने लिखी है? शमशेर। ठीक है, तो उसमें कौन सही होगा आपका? चौथा। ठीक, चलते हैं आगे। तो देखिए इसमें एक तरफ तो अभिकथन कहा गया, दूसरी तरफ क्या? कारण दिया गया। तो अभिकथन क्या है? कथन क्या है कि फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य, कारण क्या दिया है? क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो इसमें देखिए आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक, चलते हैं आगे। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। कारण इन्होंने दिया क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। तो इसमें आपका क्या है? तीसरा आएगा, ए सत्य है लेकिन जो कारण दिया है वो असत्य है। ठीक है, आगे चलें। तो जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। कारण क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। तो इनका जो कथन और कारण है दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो इसमें देखिए ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्रकृत अवस्था कविता से संभव है। तो इसमें क्या? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब देखिए इसमें क्या है? गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से आपको छांट कर क्या है? आंसर देना है। ठीक, तो यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा सुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात वह सच्चे साहित्य निर्माण का श्री गणेश नहीं हुआ है। साहित्य मनुष्य के भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है, तभी उसका बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि जो साहित्य है वही क्या है? समाज का निर्माण करता है। ठीक है, अगर साहित्य अच्छा नहीं लिखा गया है तो हम किसी भी समाज के क्या है? कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि हमारे देश में नाना भांति कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है, जबकि हमारे समाज का आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, जबकि हमारे 90% जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है, तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, उसमें कई बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि हमारे जो देश में ऐसी कई कुरीतियाँ हैं, कई बुराइयाँ हैं जो सभी को पता है। ठीक है, तो इसमें जो लेखक है उनका मानना ये है कि जो साहित्य लिख रहे हैं तो अभी तक उनकी जो साहित्य साधना है वो कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि लोगों में जागरूकता नहीं आई है। ठीक, तो वो बात इसमें कहने की कोशिश की गई है जो कि क्या है? एक साहित्यकार की बड़ी कमी है। ठीक है, साहित्य साधना तब तक बंद ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदमनीय आकांक्षा जागृत ना कर दें जो सारे मानव समाज को भीतर से बाहर से सुंदर तथा सम्मान युक्त देखने के लिए सदा व्याकुल रहें। और इसमें क्या बात कही गई है कि यह कमी कब तक देखी जाएगी? क्यों बुराइयां हैं? जब तक क्या है जो साहित्यकार है वो पाठकों के मन में रोचकता और जागरूकता को पैदा ना कर दे।
ठीक है। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सके, हम में से प्रत्येक अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्री को जरूर संग्रह कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक है। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई, कितनी भी विद्या क्यों ना पड़ी हो, वह एक जंजाल मात्र सिद्ध होगी। दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी। जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा, वह स्वयं अपने रास्ते को खोज निकलेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी, भूख होनी चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जो ये गद्यांश दिया गया है वो साहित्य पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अभी उस प्रकार के साहित्य का विकास नहीं हुआ है या आरंभ नहीं हुआ जिससे क्या है लोग क्या है जागरूक हों। क्योंकि अभी भी हम क्या है अपने आसपास में देख लिए कितनी गंदगी देखते हैं। गंदगी इन द सेंस मानसिकता लोगों की इतनी खराब है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। तो देखिए उसमें कमी किसकी है, तो इसमें क्या है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। क्यों जागरूक नहीं है कि इसमें साहित्यकार की कमी रह गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। साहित्यकार की कोई कमी नहीं है। जिसकी मानसिकता जितनी शुरू से रहती है वो वही रहती है। अगर वो खुद से जागरूक होना चाहेगा ना तो वो खुद ही जागरूक हो जाएगा, उसे किसी की कहने की आवश्यकता नहीं होती है। पर शर्त ये है कि उसे जागरूक होने की तलब होनी चाहिए। तो इसमें वही बात कही गई है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जागरूकता इसलिए नहीं आ पाई कि हमारा साहित्य अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ ये देखिए क्या कह रहे हैं कि जब तक लोगों में क्या है पढ़ने की आकांक्षा नहीं आएगी, चीज़ें समझने की आकांक्षा नहीं आएगी, है ना, तब तक क्या है वो जागरूक नहीं हो पाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके मन में भूख होनी चाहिए। भूख इन द सेंस जब आप में किसी कार्य को करने के लिए लगन होगी, तलब होगी, तब वो क्या है आप कर अच्छे से करोगे। लेकिन क्या है ये लोगों में नहीं देखी जाती, इसीलिए क्या है उनकी मानसिकता, उनका व्यवहार क्या है नीचे पायदान पर देखने को मिलता है। ये आपके पूरे गद्यांश का अर्थ रहा। अब इनमें से क्या है हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके उत्तर छांट के बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आपके सामने आ रहा है कि किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब, अब देखिए इस गद्यांश में क्या बात कही गई उसी का अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है, ठीक है। उस देश के लोग चरित्र हों, उस देश में सुसत्य साहित्य हो, उस देश के लोग ज्ञानी हों, उस देश में चरित्र निर्माण प्रभुत्व साधन मौजूद हों। तो इसमें ऐसे देखिए, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आपने पढ़ा पूरा साहित्य पर आधारित है, तो उस देश में क्या है सत्य साहित्य यानी कि अच्छा साहित्य होना चाहिए, ये सही जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहित्य साधना की अनुवर्तता का कारण है, ठीक। तो क्या कारण है कि देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा, अद व्यवसाय का अभाव है। देश से पहले कुछ मनुष्यों को संस्कार देने अपने कर्तव्य की रीति समझ लेना है। समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा है, सभी नागरिकों को अच्छी शिक्षा देना है। तो आपका देखिए आपने गद्यांश पढ़ा तो इसमें देखिए आपका पहला सही होगा कि जो साहित्य साधना में जो कमी देखने को मिल रही है ना, क्यों मिल रही है, देखिए लेखक विद्वान भाई जो जिसे पढ़ने में ललक है, जिसकी तर्क करने की शक्ति बहुत ही विकसित है, वो साहित्य अच्छा लिखेगा, ठीक है। वो तो जागरूक हुआ ही है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम दूसरों को देख के प्रेरित हों। अब देखिए इसमें किसी राइटर की तो कोई गलती है नहीं, आप किसी को डंडा लेके तो पढ़ा नहीं सकते जब तक वो खुद पढ़ना नहीं चाहे। आप उसे मार लें, पीट लें, सुना लें, वो नहीं पढ़ेगा। उसके अंदर खुद से इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी वो पढ़ सकता है, ठीक। तो इसमें वही बात कही गई है कि देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध व्यवसाय का अभाव है, यानी कि कमी देखने को मिलती है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि व्यक्ति हमेशा गलत चीज़ की तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट होता है। कहीं ना कहीं आपने जब अपने जीवन में चीज़ फेस की होगी कि हम कितना भी दूर जाना चाहें उस चीज़ से, लेकिन जो गलत चीज़ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी करती है। लेकिन उस चीज़ से जो व्यक्ति जल्दी निकल जाता है, संघर्ष करता है उससे, तो वो अच्छा इंसान भी बनता है ना। तो स्ट्रगल देखिए हमें करना पड़ता है, हमें खुद से लड़ना पड़ता है। तो इसमें क्या है, जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, खुद कुछ करने की इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो अपनी पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, ठीक। तो वो बात इसमें कही गई है। सबसे बड़ी कमी क्या है, इच्छा शक्ति का ना होना या जागरूकता का ना होना, ये कारण है किसी भी कार्य का ना होने पर, है ना। चलते हैं आगे।
हमारा वर्तमान साहित्य, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, व्यक्ति समाज देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है, सर्वतोभावेन पूर्ण है, अज्ञानता कुसंस्कार दूर करने में सहायक है, सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो आपने ये पढ़ा, गद्यांश पढ़ा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें साहित्य को लेकर जो कमी निकाली है लेखक ने, उसने ये कहा एक तो जागरूकता की कमी है, दूसरा क्या है कि ऐसा साहित्य अब तक लिखा नहीं गया है जिससे क्या है लोग जागरूक हो सकें। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग आपका 4th ऑप्शन सही होगा। चलते हैं आगे। इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल क्या है? साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना है। साहित्य के द्वारा मनुष्य के आंतरिक गुणों का विकास संभव नहीं है। मनुष्य के अंतर्बाह्य संस्कार स्वास्थ्य के लिए साहित्योत्तर साधन आवश्यक हैं। मनुष्य के बाह्य रूप को सुंदर स्वस्थ बनाना है। अब आपने ये गद्यांश पढ़ा, ठीक है, तो इसमें देखिए जो बातें कही गई हैं, साहित्य को कैसे बेहतर बनाएं, कैसे हम जो नागरिक हैं उनमें जागरूकता जगाएं, तो आपने समझ लिया होगा कि साहित्य के द्वारा क्या है मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना है। मनुष्य को सिर्फ बाहरी रूप से ही आपको संस्कारवान नहीं बनाना है, उसके अंदर भी संस्कार होने चाहिए, है ना। आपको दिखावे के लिए अब ये चीज़ बहुत चल रही है, हम दूसरे को तो समझाएंगे नहीं ऐसे करो, ऐसे करोगे तो गलत होगा, ये करने से ये होगा वो होगा, पर क्या वो चीज़ अपने ऊपर धारण करता है? नहीं करता। अगर वो अंदर से ये चीज़ धारण करने लगे तो जो क्राइम हो रहे हैं वो क्यों होंगे, है ना। तो देखिए कथनी करनी में बहुत अंतर होता है। जिसकी कथनी करनी एक हो गई तो भाई वो इंसान तो फिर संपूर्ण इंसान कहलाई गई, है ना। तो वो बात इसमें कही गई है। आगे चलते हैं। अदम्य आकांक्षा के बिना जीवन संभव नहीं है। विद्या व्यर्थ है। साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। रास्ते की तलाश संभव है, भले ही साधन सीमित हो। दुनिया के जंजाल से मुक्ति संभव है। तो इसमें देखिए अदम्य आकांक्षा के बिना विद्या व्यर्थ। आप कितना भी पढ़ लें, आपके मन अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो आप पढ़कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको कोई एम ही नहीं है, तो क्या पढ़ाई आपकी सफल हुई? नहीं सफल हुई। आप कोई उद्देश्य रखिए तब आपकी पढ़ाई सफल होगी। तो वो बात कही गई कि विद्या व्यर्थ है और साहित्यिक निष्ठा के साथ रास्ते खोज संभव नहीं है। आप सिर्फ ये सोचो कि किताबें रख ली कि हाँ मैंने किताबें पढ़ ली, बहुत पढ़ लिया, बहुत ज्ञान हो गया मुझे। आपको किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान तो नहीं है ना। तो आपको क्या है, साहित्य ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है, अब तो व्यवहारिक मनुष्य बनना भी ज़रूरी है ना। और वो किसके ज़रिए होगा? जब आपके अंदर आकांक्षा होगी, कुछ करने की इच्छा शक्ति होगी। तो वो बात इसमें कही गई कि बिना अदम्य आकांक्षा के विद्या व्यर्थ है, आपका पढ़ना लिखना सब खराब है। साहित्य निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। कि आप सोच लो कि साहित्य के माध्यम से आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपको जीवन में करना क्या है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपका अगला गद्यांश दिया हुआ है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना की योजना करती हैं, अतः यह कहा जाता है कि ज्ञानहीन भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकार इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया, सभ्यता बढ़ती गई, त्यों तो मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। जब मनुष्य ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक और विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है, उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों मन में स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके, कवियों का काम उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, उसमें भावनाएं कल्पनाएं सब समाहित होती हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, वैसे क्या इसने क्या सभ्यताओं में विकास किया।
ठीक है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने लगी। ठीक, जब उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ी तो उसने कई चीज़ों का आविष्कार किया। आविष्कार किया उसने, तो वो क्या है, धीमे धीमे उसने व्यवसाय के क्षेत्र खोले। जब व्यवसाय के क्षेत्र खोले, उसकी बुद्धि और प्रखर हुई, तो उसका पूरा जो था वो दिमाग कैसा हो गया, बौद्धिक स्तर क्या ऐसा हो गया, व्यवसायत्मक हो गया। तो इसमें क्या लेखक क्या कहना चाह रहा है कि मनुष्य को जहाँ उसकी बुद्धि ज्ञान का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, उसके साथ ही क्या है, भावों का विकास भी। जब हमारे अंदर भावनाएं, संवेदनाएं ही नहीं होंगी, तब तक हम दूसरे की क्या है, मनोस्थिति को समझ नहीं सकते। तो इस गद्यांश में क्या कहा गया है कि ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो आपकी कल्पना, भावनाएं, बुद्धि को दर्शाती हैं। ठीक है, तो इसमें केवल ये नहीं कि आप बुद्धि पक्ष को ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ाइए, विकसित कीजिए और व्यवसाय कीजिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, हृदय का भी अहम रोल रहता है आपके जीवन में। जिस तरह से मस्तिष्क का अपना स्थान है मनुष्य के शरीर में, सोचने समझने के लिए, कार्य करने के लिए आपके मस्तिष्क का स्थान है, ठीक उसी प्रकार जो आपका हृदय है वो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। अगर हृदय ही ना हो तो क्या मनुष्य जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो तालमेल होना चाहिए, ये नहीं कि आप बुद्धि की होड़ में इतना आगे निकल जाओ कि आपकी संवेदनाएं रहें ही ना, आप दूसरे को समझें ही ना। तो इसमें क्या है, एक बात कही गई कि कैसे हम अपने भावों को उत्कृष्ट बनाएं। तो इसमें क्या है, जो कवि हैं उन्हें ऐसे साहित्य की रचना करनी चाहिए ताकि जो पाठक जब पढ़ें तो उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो, है ना। तो वो बात इसमें कही गई है। चलते हैं आगे। अब देखिए इसमें क्या है, आपको क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आपको छांट के लगाने हैं। ठीक, तो प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष मूर्त सजीव चित्र उच्च काव्य का प्रधान लक्षण हो। विचारों की क्रिया से परिस्थितियों के मर्म स्पर्शी मूर्त और सजीव पक्ष पर विशेष जोर देना। नंबर 3, अनुसंधान नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों कि मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। आधुनिक अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष को कविता में अधिक स्थान देना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें आपका कथन सही जाएगा तीसरा कि अनुसंधान नए विचार और वैज्ञानिक, ठीक है, विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए कथन कौन सा सही नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार परस्पर संबंधित हैं। ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है। ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है या ज्ञान की स्थिति भाव की स्थिति की पूर्ववर्ती है। तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है उसके बारे में लगाना है। तो आपका देखिए ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है, ये कथन सही नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे। आधुनिक युग में विचारों आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को देखना है। आधुनिक युग में विचारों के विस्तार के साथ हृदय के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ज़माने में अपने विचारों का विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। विचारों और भावों के विस्तार की आवश्यकता जीवन में है, काव्य में नहीं। विचारों भावों का विस्तार का प्रभाव काव्य पर असंभव है। तो देखिए इसमें मैंने आपको गद्यांश के बारे में बताया कि जो गद्यांश है इसमें क्या ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया। आपकी ज्ञानेंद्रियां भाव, कल्पना, बुद्धि पर आधारित होती हैं। तो देखिए जब तक हम किसी चीज़ में संतुलन नहीं बनाएंगे, समन्वय नहीं बनाएंगे, कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। अगर हम हर कार्य बुद्धि से ही करें, बुद्धि को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं, पर हृदय का क्या, भावों का क्या, संवेदनाओं का क्या। तो इसमें आपको कौन सा सही होगा कि हमारे ज़माने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार होना भी आवश्यक है। दोनों को साथ लेके चलिए, समन्वय बनाइए। ठीक है, तो ये कथन आपका सही होगा। आगे चलते हैं। प्रस्तुत अवतरण
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें गलत कथन निकालना है हमें कि भाव और कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती हैं। ठीक है, भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। चलते हैं आगे। अब इसमें क्या है, आपका कौन सा कथन सही है उसके बारे में देखते हैं कि सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य के भाव अधिक हो गए हैं। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य की बुद्धि भाव दोनों का क्षय हो गया है। सभ्यता के विकास के साथ हमें सिर्फ बुद्धि की जरूरत रह गई है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। तो इसमें देखिए सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने शिफ्ट 2 की जो क्लास 2 है उसमें आपको 50 क्वेश्चन कराए। मिलते हैं आपको ऐसे ही PYQs के साथ, तब तक के लिए